नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेनियावाला पहुंचे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के भवन का शिलान्यास किया। सीएम धामी वहां बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों, तो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं बनियावाला, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के भवन का ये शिलान्यास कार्यक्रम। सीएम धामी वहां बतौर मुख्य अतिथि मौजूद, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। तो बनियावाला पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और किस तरह से ये शुभारंभ। विश्वोत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी। और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं, तो ये नए भारत का निर्माण करेगी और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण करेगी। घोषणाएं जो आवश्यक थी, यहाँ पर खेल का मैदान है, चार दीवारी है, यहाँ का जो लंबे समय से भोजन माताएं काम कर रही हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ पर थी। क्योंकि एक समान रूप से जो है हम तेजी से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर विकास की भी आवश्यकता थी, उसकी भी आवश्यकता थी। उन घोषणाओं को किया है। और साथ ही साथ इसके पीछे हेतु ये भी है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, एक महान कार्य शिक्षा का और शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को कहीं ना कहीं सुविधा जो नई प्राप्त हो रही सरकार की होनी चाहिए। नए सत्र पे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शुरू किया था और इस बार भी हम प्रवेश सत्र शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज्यादा जो नामांकन हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है, और घर घर जाके हम इसमें संपर्क भी करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा न है जो हमारी मुख्य धारा से पढ़ाई की छूटे। तो सारे बच्चों को अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। उसी को लेकर के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाए। नए सत्र पे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शुरू किया था और इस बार भी हम प्रवेश सत्र शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज्यादा जो नामांकन हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है, और घर घर जाके हम इसमें संपर्क भी करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा न है जो हमारी मुख्य धारा से पढ़ाई की छूटे। तो सारे बच्चों को अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। उसी को लेकर के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम। विश्वोत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो कार्यक्रम है, किस तरीके से पूरा दिन का कार्यक्रम रहने वाला है? इसके साथ ही देखिए, देहरादून के बनियावाला पहुंचे हुए थे, जहां पर छात्रावास का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बनियावाला पहुंचे थे। ये विकास नगर पछुआदून इलाके में आता है जी। आज से शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव यानी स्कूल चले हम जो कभी पद्धति होती थी, सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़े, राज्य सरकार जो अच्छे कामकाज कर रही है स्कूल के सुधार के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाया गया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, इन सारे विषयों को लेकर जो शिक्षा महकमा है और जो शिक्षा महकमा के मुखिया हैं डीजी बंशीधर तिवारी, ये खासा प्रयासरत हैं। और यही वजह है कि बीते वर्ष भी 3% के करीब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। और इस वर्ष चूंकि नई शिक्षा नीति के तहत
जो प्री प्राइमरी स्कूल, जैसा कि हम निजी स्कूलों में कल्चर देखते हैं कि बच्चों को प्ले स्कूल भेजा जाता है, इसी तरीके से सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका का कंसेप्ट आ गया है, जहां बच्चे खेलते खेलते सीखेंगे। और बड़ी क्लासों में भी शिक्षा में गुणात्मक सुधार किए जाने के साथ ही शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी के क्रम में एक कार्यक्रम था शिक्षा विभाग का, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को बधाई भी दी है कि शिक्षा विभाग और बेहतरी के लिए काम कर रहा है। देखिए, उत्तराखंड की थोड़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में लोगों की जो आबादी है, आबादी कम हो रही है, जबकि जो बच्चे हैं, बच्चे भी नीचे पलायन कर रहे हैं, यानी दूसरे जनपदों को। लिहाजा ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि वहाँ के स्कूलों को बचाए रखना, बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आए, परिजन बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट करें। इन सारे विषयों पर भी अब शिक्षा विभाग फोकस होकर काम कर रहा है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत का मामला सामने आया। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया है। नशा मुक्ति केंद्र संचालकों पर मारपीट कर हत्या का आरोप है। 22 मार्च को चंद्रबनी स्थित आराध्या फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ था सिद्धू। युवक का शव घर के बाहर छोड़ गए नशा मुक्ति केंद्र संचालक। तो किस तरह से नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत हो जाती है। परिवार वालों के द्वारा इस पूरे फाउंडेशन पर आरोप लगाया जाता है कि मारपीट की गई और मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। तो युवक का शव घर के बाहर छोड़कर नशा मुक्ति केंद्र के संचालक चले गए। तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जहां परिवार ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से युवक की मृत्यु हुई है, कहीं ना कहीं परिवार भी सवाल खड़े कर रहा है केंद्र पर। जी देखिए, राजधानी में कुकुर मुत्ते की तरह नशा मुक्ति केंद्र खुलते जा रहे हैं, जो दावा करते हैं कि यदि किसी को नशे का एडिक्शन है, शराब अधिक पीने का आदी है या स्मोक ड्रग्स आदि का आदी है, तो उसको वो ठीक कर देंगे नशा मुक्ति केंद्र में। उसका खान पान ठीक करेंगे, उसकी दैनिक दिनचर्या ठीक करेंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसी के क्रम में ये अभी क्लेमेंट टाउन में जो सुबह वाकया पेश आया, इसमें एक युवक की डेड बॉडी छोड़कर, यदि मैं यूं कहूं, नशा मुक्ति केंद्र के बाहर वो फरार हो गए तो गलत नहीं होगा। आराध्या करके ये नशा मुक्ति केंद्र है, जहां 22 तारीख को सिद्धू नाम का व्यक्ति भर्ती कराया गया था, लाया गया था। जब सुबह परिजन पहुंचे, मौके पर हंगामा हुआ, तो सीओ और एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे। पूरी घटना की गंभीरता को देखते हुए जो राजधानी के डीआईजी दलीप सिंह कुंवर हैं, उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इलाज के पर किसी भी पीड़ित को ठीक करने के नाम पर उसकी जान लिए जाना कोई इलाज नहीं, ये हत्या है। अब देखना यह होगा कि सिद्धू की मौत के कारण क्या थे, वजह क्या थी, मारपीट की गई, उसका सही से ख्याल नहीं रखा गया या कुछ और वजह है, ये तो पुलिस की जांच में पता लगेगा। परंतु एक बार फिर राजधानी में जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं या संचालित हो रहे हैं या निशाने पर हैं, और इनकी कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों में है। बिल्कुल सुदीप, और इसके साथ ही साथ सुदीप, क्या इन नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? जिस तरह से लगातार एक के बाद एक नशा मुक्ति केंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि खोले जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं सामने आएंगी, कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर और एनओसी जिस तरह से दी जाती है या क्या प्रक्रियाएं होती है जिस पर इस तरह की जो केंद्र हैं वो खोले जाते हैं? जी देखिए, नशा मुक्ति केंद्र पर समय समय पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वहां युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, प्रताड़ना होती है और पूर्व में भी मौत की घटनाएं हुई हैं। जब घटनाएं होती हैं तो पुलिस प्रशासन मौके पर जाकर जांच तो करता है, शुरुआती कार्रवाई भी करता है, परंतु इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती कि आखिर यहाँ किस पद्धति से लोगों को ठीक किया जा रहा है, कितने पैसे लिए जा रहे हैं, क्या खान पान है, क्या दैनिक दिनचर्या है। इस प्रकार की कोई रेगुलर मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि जो नशा मुक्ति केंद्र हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, ये पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए। वहीं देहरादून में सीएम धामी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जगत को ज्ञान और विज्ञान देने का काम देवभूमि की इस धरा ने किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति की भी काफी तारीफ की है। की मांग है कि शिक्षा में इनोवेशन होना चाहिए। सरकार आज शिक्षा को लक्ष्य देने और उसे समाज के विकास से जोड़ने का
लगातार प्रयास कर रही है। आज शिक्षा के एक तरफ मैं कहूँ तो पुनर्जीवन की बात होती है तो उसमें बिना इनोवेशन के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज नए नए इनोवेशन की आवश्यकता है और जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबी नहीं हो सकता। शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम का, यानी कि जीवन के हर आयाम का कहीं ना कहीं उसमें संतुलन हो, और विकास और संतुलन दोनों के इनोवेशन के बिना ये संभव नहीं है। एक समय था जब दुनिया ज्ञान और विज्ञान के बारे में नहीं जानती थी, दुनिया शिक्षा पद्धति के बारे में भी नहीं जानती थी, और ये जो आज दुनिया के अंदर अनुसंधान हो रहे हैं उसके बारे में भी अनभिज्ञ नहीं थी, उसे भी नहीं समझती थी। ऐसे समय में ये भारत की भूमि जिस धरा में हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला है, ये भूमि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस धरा पर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संपूर्ण जगत को ज्ञान और विज्ञान देने का काम, शिक्षा देने का काम किसी धरा ने किया है। आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार का यह प्रयास है कि राज्य के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई है कि बच्चे का हर प्रकार से विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नवाचार उसके अंदर आए, और समाज के और उसके जीवन में आने वाली जितने प्रकार की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का वो ठीक प्रकार से उनका सामना कर पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। और नई शिक्षा नीति से जहां उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, इससे सभी वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। अब खबर देहरादून से है, जहां कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव उत्तराखंड से भी 12 लोगों की एक विशेष टीम भेजी जा रही है। इस चुनाव में उत्तराखंड से जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की टीम बूथ प्रबंधन का विशेष रूप से काम करेगी। टीम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का भी नाम है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूरी टीम का नाम फाइनल कर केंद्र को भेजा जाएगा। तो बीजेपी की तैयारी। ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है। जिस भी महापुरुष ने देश को, समाज को कभी भी किसी काल में दिया है, उसका धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है, और उनकी ऊर्जा, उनकी बातों को जनता में पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य रहता है। और आप अगला प्रश्न दायित्वधारियों को पूछने वाले हैं, तो उसका भी हम जल्दी ही कर देंगे। प्राथमिक कार्य सारे कर लिए गए हैं और फाइनल करने जा रहे हैं। 6 महीने से सर प्राथमिक कार्य चल रहे हैं, क्या आपने मानते लेट लती जी एक कार्यकर्ता को लुभाने का काम पार्टी कर रही है? नहीं, कोई लुभाने का काम नहीं कर रही। हमारा कार्यकर्ता दायित्वों के लिए पार्टी में काम नहीं कर रहा। कार्यकर्ता राष्ट्रीय निर्माण के लिए कर रहा है, देश के निर्माण के लिए कर रहा है, और ये समय समय पर इस कसौटी पे खरा। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच चुके हैं। दुष्यंत गौतम राजधानी में सचिवालय के निकट ओबीसी मोर्चे के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा आगामी दिनों में जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। आज शाम को मुख्यमंत्री सांसदों के साथ बैठने वाले हैं। हालांकि वो लोकसभा वार समीक्षा बैठकें पहले ही कर चुके हैं अफसरों के साथ। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इनसे बातचीत करेंगे। सर, मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। आज आप लोग, मुख्यमंत्री जी, सब लोग बैठ रहे हैं सांसदों के साथ। क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी हालांकि प्रतिदिन एक्टिव रहती है, परंतु आज की बैठक खासी अहम होगी? देखिए, हमारी रूटीन मीटिंग है और इससे पहले 2 बार दिल्ली में बैठक हो चुकी है। हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो स्वाभाविक रूप से सांसदों के कार्यक्रमों की श्रृंखला बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आगामी अब कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से भी हम लोग सांसदों के प्रवास संगठन स्तर पर तय कर रहे हैं। आगामी दिनों की जो कार्यक्रम पार्टी ने तय किए उनकी चर्चा सांसदों से हम लोग करेंगे, और ऐसे कोई विषय हो सकते हैं जिन विषयों को लेकर क्षेत्र विशेष में अपेक्षा रहती है कि सांसद की कहीं घोषणा हुई हो, घोषणा को कैसे क्रियान्वयन कराना है, तो राज्य सरकार और
केंद्र सरकार के सहयोग से हम उस कार्य को धरातल पर उतार सकें, दृष्टिकोण से भी चर्चा शुरू रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं भारत सरकार से हमको मिली हैं। आगामी दिनों में ऐसी कौन सी योजनाएं जो केंद्र में अभी रुकी हुई है जिनको हम और यहाँ इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, उसके लिए सांसदों की भूमिका किस रूप में रहे, सारे विषय पर चर्चा होगी। अध्यक्ष जी, 2024 में समय कम है, टिकट फाइनल भी होने, तो क्या इन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा? आप लोगों की भी रिपोर्ट जाती है, दिल्ली नेतृत्व भी तय करता है किसने कितना बेहतर काम किया या क्षेत्र में उसकी छवि कैसी है? कई सांसद ऐसे हैं जो क्षेत्र में नहीं दिखते या जनता से संपर्क में कम रहते हैं। हमारे सांसद प्रत्येक दिन अपने क्षेत्र में रहते हैं और इसका कारण सांसदों के द्वारा स्वयं के कार्यक्रम तो रहते हैं, पार्टी के द्वारा भी हम कार्यक्रम निर्धारित करते। तो हमने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा जहां सांसदों की सहभागिता न रखी हो। सांसदों को जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठना भी तय किया है, सांसदों के प्रवास भी तय किए हैं और पार्टी और सरकार मिलकर सांसदों के भी और सरकार के बीच में तारतम्य बनाने का हम लोग काम करते हैं। मुझे बताते खुशी है कि पार्टी द्वारा इस बीच जो सर्वे कराया गया, हमारे सारे सांसद उसमें नंबर 1 पर है। जब राजनीतिक दलों के नेताओं की समीक्षा होती है तो हम लोग, हमारे चाहे अजय भट्ट जी हों, चाहे हमारे अजय टमटा जी हों, चाहे तीरथ सिंह जी हों, हम सोशल मीडिया में सबसे आगे हैं और विधायकों की भी हम इस बीच में सोशल मीडिया की हम समीक्षा करते हैं। उत्तराखंड से लैंड जिहाद का विषय निकला, कई मजारें ध्वस्त की जा रही हैं जो कि रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में है और ऐसे स्थानों पर है जहां कभी कोई मानव बसावट ही नहीं थी, परंतु कांग्रेस जैसा दल इस विषय से पीछे हटता है। उसका कहना है कि सभी धर्मों को एक निगाह से देखा जाना चाहिए। कब्जों के रूप में तो मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं और सरकारी रिपोर्ट भी ये कहती है, परंतु टारगेट करके एक धर्म विशेष, जाति विशेष को भारतीय जनता पार्टी भविष्य में होने वाले चुनाव के मद्देनजर माहौल बनाती है। पहली बात तो मैं कांग्रेस को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि हमारा दल संविधान पर चलने वाला दल है, कानून पर चलने वाला दल है और ये अब लगभग मुस्लिम समाज के भी ध्यान में आ गया कि ये जो जमीन घेरने वाले कौन लोग हैं, गरीब मुस्लिम का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो लैंड जिहाद का जो स्वरूप खड़ा हुआ है, ये केवल कुछ समाज के ऐसे तत्व होते हैं और उन तत्वों द्वारा ये भूमि अधिग्रहण, सरकारी भूमि पर कब्जा करना इस दृष्टिकोण से किया जा रहा है। अच्छा होता कांग्रेस का विरोध करती, लेकिन तुष्टीकरण का जो नेचर कांग्रेस का बन गया, जिसके कारण कांग्रेस की आज स्थिति बन गई है, ये इसके पीछे का भाव है। और पहली बार मैंने देखा कि किसी पार्टी का प्रदेश अपने प्रवक्ताओं से कहे कि आपको इस विषय में कुछ बोलना नहीं है, तो क्या अर्थ है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? भूमि आमक के खिलाफ युद्ध है और हमारी उत्तराखंड में सीमित भूमि होती है, उस सीमित भूमि पर भी अगर कब्जे होंगे तो इसको किसी धर्म विशेष से देखने की आवश्यकता नहीं है। और सर भी चीजें निकल के आ रही, जब मजार के नीचे अवशेष ही नहीं है और आप केवल कब्जा कर रहे हैं और लगभग 1100 करीब जैसा बताया गया कि कब्जे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और हम इस बात का समर्थन कर सरकार का। तो आप थे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहली ये कि लैंड जिहाद के विषय पर आखिर कांग्रेस चुप क्यों और उनके अध्यक्ष प्रवक्ताओं को बोलने से क्यों रोकते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पूर्व अब अपने सांसदों को सोशल मीडिया पर और कसेगी ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच सके। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया। उत्तराखंड के करीब 15,000 पुलिस कर्मियों को मिलने वाली है एरियर की तीसरी किश्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले पुलिसकर्मी इसी एरियर की 2 किश्त ले चुके हैं, लिहाजा पुलिसकर्मियों को रिकवरी का भी डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन से पुष्टि भी की है। आपको बताते चले कि छठे वेतनमान की सिफारिश के तहत वेतन ग्रेड पे को लेकर राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों को वर्ष 2006 से एरियर दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसे राज्य सरकार की तरफ से 3 किश्तों में दिया जाना था। सरकार 2 किश्तों में पुलिसकर्मियों को कुल 40 करोड़ रुपए भी दे चुकी है, जबकि तीसरी किश्त की दी जानी थी। किस्त उनको जा चुका है, उसी बीच में SLP फाइल हुई है माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो उच्चतम न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करके स्टे किए हुए हैं। जब एडजुडिकेट हो जाएंगे तो जो भी फाइनल निर्णय आएगा उस हिसाब से आगे। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पर तापमान बढ़ने पर दावानल से जंगल धधकने लगे हैं। दरअसल देर रात बद्रीनाथ वन प्रभाग में जंगलों में लगी है भीषण आग। तो नंदप्रयाग रेंज के अंतर्गत कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। वनाग्नि के कारण चारों ओर धुआं फैला हुआ है, जहां तक लोगों की सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।
तो जंगल में किस तरह से अब ये आग का तांडव देखने को मिल रहा है। तो तापमान बढ़ने से जंगलों में आग लग चुकी है। कर्णप्रयाग के पास की ये तस्वीर है जहां जंगल की आग से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि धुआं का गुबार इतना ज्यादा है। मसूरी में एक होटल की तीसरी मंजिल के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद होटल में मौजूद पर्यटकों और स्टाफ ने होटल से भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि आग लगने के समय पर होटल में 20 कमरों में से 8 कमरों के लोग काम पर लगे हुए थे। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस फायर सर्विस मौके पर पहुंची और आग पर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मसूरी में किस तरह से एक होटल में आग लगी तो कई पर्यटक कमरों में फंसे रहे। हालांकि आग लगने की सूचना के बाद सभी पर्यटक बाहर आ गए होटल से। ये राजीव मदान जी का होटल है। ये 3 मंजिला होटल है जिसकी तीसरी फ्लोर में आग लगी थी। स्टोर था वो। तो ये मालिक द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हमारे यहाँ पे 3 फायर टेंडर पहुँच गए थे मौके पे और 5 हॉस पाइप हमने बिछाए हैं और उसकी मदद से हमने आग को काबू किया है। इसमें जो है एग्जिट पॉइंट नहीं था इनका, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। फिर हमें नीचे से आना पड़ा ऊपर। एग्जिट पॉइंट टर्न ओवर लेके वो कंक्रीट की तरफ से वापस आए, तब गाड़ी ये पोस्ट ऑफिस के पास में लगाई। फिर वहाँ से मतलब ये कि हमने रिलीफ पंपिंग के माध्यम से आग को बुझाना प्रारंभ किया। ये राजीव खबर रुद्रप्रयाग से है जहां माफ कीजिएगा रुद्रपुर से है, जहां पर लगातार शॉर्ट सर्किट से आग की वारदातें बढ़ती जा रही है। जहां कुछ दिन पहले ट्रांजिट कैंप में मंदिर के पास जूते की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, तो वहीं आज ट्रांजिट कैंप के अरविंद नगर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई है। देखते ही देखते आग में इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि दुकान का काफी सामान इस भयावह आग में जलकर खाक हो गया है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस कैंप मौके पर पहुंची, जिसके बाद से ही राहत बचाव का काम जारी है। मसूरी में बीच बाजार नो एंट्री एरिया में एक ट्रक घुस गया। ट्रक ने बाजार में घुसने के बाद करीब 5 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस मामले पर व्यापारियों ने बताया कि देर रात को एक बड़ा ट्रक नो एंट्री क्षेत्र में घुस गया और करीब 5 दुकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए चला गया। वहीं ये पूरी घटना लाहौर बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पिछले 1 माह से लंडौर बाजार में 3 वारदात हो चुकी है। इससे पहले एक बार इसी तरीके से कम 5-7 व्यापारियों के छज्जे किसी ट्रक द्वारा तोड़े गए। पुलिस द्वारा पुलिस को अथक प्रयास किया गया। पुलिस को चेताया गया कि किसी तरह ये इसको पकड़िए। पुलिस ने लास्ट में असमर्थता जाहिर कर दी। पुलिस कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इसी महीने की दूसरी वारदात घंटाघर में यूनियन बैंक के नीचे एक हमारे सम्मानित व्यापारी भाई की दुकान में चोरी होती है। पुलिस आती है, सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे पुलिस आई और कोई कार्रवाई अभी तक कोई उस पर चोर नहीं पकड़े गए। आज ये फिर पुनः देखा गया है कि एक बार फिर इसी तरीके से दोबारा से कोई बड़ी गाड़ी या ट्रक जो भी आया होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी आया वो हमारे 5 से 7 दुकानदारों के छज्जे और एक दुकान पूरी डैमेज करके चला गया है। लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन बड़े से बड़े अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस एकदम लचर है। पुलिस ने लंडौर बाजार को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पुलिस वाले नाइट में भी यहाँ पे गश्त नहीं करते हैं। देखिए, अगर पुलिस नाइट में गश्त करती होती तो किस तरीके से बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? रात को कोई लगभग 3-3:30 बजे के लगभग बताते हैं ट्रक आया बड़ा और आपके सामने ये दुकान की पोजीशन, दुकान बिल्कुल तोड़ के चला गया है। आगे भी बहुत सारी दुकानदारों का नुकसान हुआ है और नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, सीसी कैमरे में नंबर नहीं आ पा रहा है। तो सब दुकानदारों का कोई सुरक्षा नहीं रह गई है। इस तरीके से किसी का भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। पिछले कालाडूंगी में युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कमल अधिकारी के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकाला। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता रद्द करने पर विरोध किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के जायज सवाल करने के बाद उसका जवाब देने की बजाय उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही उनसे निवास खाली कराने की मांग की जा रही है, जो लोकतंत्र की हत्या है।
हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड से संसद तक इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम देश में मोदी अदानी की सरकार का बहिष्कार करेंगे और देश में अमन चैन लाएंगे। राहुल जी में तरह तरह के विदेश जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया, उन पर आरोप लगाया गया, उन्होंने कहा संसद में कि मैं सर का जवाब दूंगा। उनको बोलने दिया, उन्होंने इतना ही पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके थे और कहां से किसके हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने संसद से उनकी रिकॉर्डिंग हटा दी गई और किसी बात का उसने नहीं, उनकी सदस्यता आनंद फान में। और मुझे जो यहाँ तक मेरी जानकारी ADR की जो रिपोर्ट है उससे 230 सांसद जिन्होंने अपने हलफनामे दिया है। पूरे देश में देख रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को किस तरीके से दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ अदानी के मसले में एक सवाल पूछा था संसद में, जिसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। आज पहली बार देश के इतिहास में एक काले पन्नों में लिखा जाएगा कि सत्तारूढ़ पार्टी सिर्फ एक सवाल से बचने के लिए कि अदानी के लिए कोई सवाल न पूछ ले, इसलिए उन्होंने खुद जो है संसद का बहिष्कार किया है और बगैर संसद चले ही संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पूरे देश खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर टैक्सी स्टैंड के पास बन रही निर्माणाधीन पार्किंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए अनियमितता के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता को घटिया बताते हुए कार्य संस्था की जांच की मांग की है। 7 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार किए जा रहे पार्किंग स्थल पर 125 से अधिक वाहन क्षमता के लिए पार्किंग बनाई जानी है। ऐसे में घटिया गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका जता रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड स्वीकृत हुआ था, वहां पर जो भी ठेकेदार है उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का के संरक्षण है और उसके संरक्षण के तहत ही वहाँ पर गुणवत्ता नहीं हो रही है और जो रेता बजरी का उपयोग होना चाहिए था वो मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। मैं हमारी जिलाधिकारी जी को पत्र भी लिखूंगा और उसके बाद से जांच की भी मांग करूँगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।